हेलो गाइस, तो स्वागत है पाठशाला के इस एपिसोड में जहां मैं बात करने वाला हूं बजटिंग के ऊपर। तो फिल्म का बजट कैसे निकाला जाता है, कैसे अलग अलग सेगमेंट में सेग्रीगेट किया जाता है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। एक फिल्म बजट को निकाला कैसे जाता है, या फिर आप एक शॉर्ट फिल्म मेकर हैं तो अपने शॉर्ट फिल्म का बजट कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो वैसे तो ये जो मेरे सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है ये है एक फीचर फिल्म का बजट टेम्पलेट। इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें होती हैं कि फ़िल्म को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। चाहे डायरेक्टर का फ़ीस कितना है, राइटर का फ़ीस कितना है, लोकेशन में कितना खर्च लगने वाला है, ऑफिस जो हमने ले रखा है 6 महीने पहले, ऑफिस का एक्सपेंसेस, प्रिंट का एक्सपेंसेस, लीगल का एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका क्या पर डे चार्जेस होता है, तो उनके पूरे फिल्म का प्रोजेक्ट का एक्सपेंस क्या रहेगा। पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट, डीआई, कटिंग, उनमें क्या एक्सपेंसेस होता है। फिर अदर एक्सपेंसेस होता है जैसे कि पब्लिसिटी हो, मार्केटिंग करना हो, फेस्टिवल में मूव करना हो, लीगल और तमाम तरह के जो प्रोसेस होते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन इस बजट शीट में होता है। तो ये बजट ब्रेकडाउन जो बनाया जाता है, ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होता है, ये एक प्रोडक्शन टीम से या प्रोड्यूसर के टीम से एक डायरेक्टर, वो सारे मिल करके इस पूरे टेम्पलेट को बनाते हैं। ठीक है। तो इस जो बजट होता है ये एक बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है कि किसी फिल्म को बनाने में कितना खर्च होने वाला है। तो चूँकि एक फ़िल्म जब हमारा शूट होता है तो करोड़ों का बजट का होता है, करोड़ों में बनती है वो फिल्में। तो एक एक पैसे का हिसाब जो प्रोड्यूसर को एक पहले एक टेंटेटिव समझ में आ जाए कि भाई मैं अगर ये फ़िल्म बनाने वाला हूँ तो मुझे इसमें कितना खर्च लगने वाला है, सब एम्प्लॉयज़ के कितने खर्च लगेंगे, कितने डेज का शूट होगा, एक रफली एक अंदाज़ा उसे मिल जाता है। वैसे डेफिनेटली वो जितने तरह का वो बजट बनता है उससे कुछ परसेंट 19-20 ज़्यादा ही लगता है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंस होता है। लेकिन फिर भी हम जब बजट बना के एक प्रोड्यूसर को देते हैं तो उसे समझ में आता है, अच्छा मुझे इन्हें 25 दिन का शूट लग रहा है हमारा, 25 दिन के बाद हमारा 2 महीने का पोस्ट प्रोडक्शन होगा, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद हमारे ये फिल्म फेस्टिवल्स हैं इसमें रन होने वाले हैं, पब्लिसिटी में इतने लगने वाला है, टीवी में हम इतने एड्स चलाएंगे, यूट्यूब पे इतने एड्स चलाएंगे। तो पूरा एक ब्रेकडाउन बन के उसको मिलता है। तो ये जो बनाने का जो बजट बनाता है वो एक लाइन प्रोड्यूसर बनाता है डायरेक्टर के साथ बैठ करके, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो लोग होते हैं एक प्रोडक्शन के अंदर, वो सब मिल कर अपने वो पूरा डिसाइड करते हैं कि हम इस सेक्शन में इतना खर्च करने वाले हैं, इस सेक्शन में इतना खर्च करने वाले हैं, और तो वो एक डिसाइड होता है। लेकिन अभी मैं आपको ये फिल्म का टेम्पलेट दिखाऊंगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो मैं आपको मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये जो टेम्पलेट है ये बहुत ही सिंपल टेम्पलेट है। अब मान लीजिए आपने एक कोई छोटी इंडी फिल्में की तो 25 दिन का शूट है, ठीक है। तो 25 दिन के शूट में सारे लोगों का एक्सपेंसेस क्या होगा। देखिए ये फॉर्मेट बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको, एकदम सिंपल है, एक पेज का है। सबके 25 दिन के शूट में एक्सपेंसेस क्या होंगे, डायरेक्टर के, राइटर के, डीओपी के, फोकस पुलर के, आर्ट डायरेक्टर के, असिस्टेंट डायरेक्टर के, रिकॉर्डिस्ट के, प्लस एक असिस्टेंट के, सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा हुआ है। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो है एक शॉर्ट फिल्म का बजट कैसे निकालते हैं। ठीक है। मुझे मालूम है कि जहाँ तक जितने मेरे ऑडियंस है वो शॉर्ट फिल्म से अपना करियर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको चाहिए कि फ़ीचर फिल्म का भी बजट ब्रेकडाउन आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मेरे से फ़ीचर फिल्म का पूरा सेग्रीगेटेड बजट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में इंटरेस्टेड रखना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर ही बना दूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि किसी शॉर्ट फिल्म का बजटिंग कैसे निकाला जाता है। तो जनरली जितने भी न्यू डायरेक्टर्स हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं तो वो अपने लाइफ में शॉर्ट फिल्म वगैरह पिच करते रहते होंगे किसी प्रोड्यूसर्स को या प्रोडक्शन हाउस को। तो ज़्यादातर शॉर्ट फिल्म जो होता है वो 2 दिन या मे बी सम टाइम 1 दिन का ही शूट होता है। वो ज़्यादा लंबा शेड्यूल नहीं होता है, 2 दिन 1 दिन इस तरह का ही शेड्यूल होता है। तो उस 1 दिन को शूट करने में, शॉर्ट फिल्म को बनाने में कितना खर्च आएगा उसका सेग्रीगेशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये बेसिकली क्या है कि आपको एक अंदाज़ा पड़ जाएगा कि हाँ अगर मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ या प्रोड्यूसर मुझे मिल गया है या मैं खुद के पैसे भी लगा रहा हूँ तो मुझे एक अंदाज कितना पैसा लगेगा और कौन कौन से सेक्टर को, कौन कौन से लोगों को मुझे हायर करना पड़ेगा, कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, उसका भी थोड़ा बहुत एक आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक मेरा देखिए एक बहुत ही सैम्पल टेम्पलेट है। ये शॉर्ट फिल्म बजट लिख रखा है मैंने। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ब्रैकेट में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ हाईवे किलर।
ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। और ये जो शॉर्ट फिल्म है ये 1 दिन का ही शूट है, ठीक है, 1 डे शूट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 डे शूट। अब आते हैं टेक्निकल एंड स्टाफ में। तो हो सकता है डायरेक्टर का फीस कितना होगा, तो जनरली शॉर्ट फिल्मों में डायरेक्टर के बजट ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि देखिए क्या है कि शॉर्ट फिल्म बेसिकली जो एक प्रोफाइल बनाता है वो डायरेक्टर का ही प्रोफाइल बनाता है। एचओडीज़ का, बाकी स्टाइलिस्ट, कैमरामैन, लाइटमैन, इन सब का कोई प्रोफाइल नहीं बनता है। तो डायरेक्टर का अपने एक इनिशियल स्टेज पे होता है, तो उससे बहुत कम पैसे मिल रहे होते हैं इस पर। तो आप चलिए मैं यहाँ पे एक कंसिडर कर लेता हूँ कि एक डायरेक्टर को 15,000 रुपये मिले, जिसमें उसे शूट करवाना है, प्रेप करवाना है और पोस्ट का काम करवाना है, एडिट वगैरह सारी चीज़ें, मतलब स्टार्ट टू लेकर के एंड तक सारा काम करवाना होता है इस अमाउंट में। तो बेसिकली कई बार तो डायरेक्टर फ्री में भी काम करते हैं कि सर आप मेरे शॉर्ट फिल्म को प्रोड्यूस कर दो, मैं पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि उसे अपना एक प्रोफाइल बनाना होता है, ठीक है। और कई बार उसकी जो स्टोरी होती है वो भी डायरेक्टर की ही होती है, या फिर उसके कोई फ्रेंड होता है तो उसके स्टोरी को लेकर के वो बाकी जगहों पे पिच कर रहा होता है। तो एक सपोज टू बी, चलिए एक राइटर का जो एक कहानी जो आप ले रहे हैं उसको आपने 15,000 रुपये दे दिए, ठीक है। स्टोरी जहाँ पे वो आपको कॉन्सेप्ट भी डेवलप करके दे रहा है, स्टोरी भी डेवलप पे दे रहा है और स्क्रीन पे डायलॉग सारी चीज़ें लिख करके आपको 15,000 रुपये में दे रहा है। मैंने एक टेंटेटिव बना के देखा, ये डिपेंड करता है कि आपने जो राइटर से डील कैसे की। हो सकता है कि आपने उनसे फ्री में भी ले लिया उस स्टोरी की, सर आप मेरा ये करियर स्टार्ट हो रहा है, सर आप कोई अपनी अच्छी कहानी दे दो, तो आपने जो राइटर है उनसे कोई शॉर्ट फिल्म की कहानी ले ली, तो डिपेंड करता है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया वही अमाउंट ही राइटर का फिक्स अमाउंट ही होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन बाकी के जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जेन सेट, हार्ड डिस्क, कॉस्ट्यूम, स्पेशल प्रॉप्स, लोकेशन, ये सब कुछ अमाउंट है जो लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन इन सब का अमाउंट काफ़ी वेरी करता है। तो एक कैमरामैन विथ एक 1 असिस्टेंट, तो 1 असिस्टेंट जो होता है वो बेसिकली शॉर्ट फिल्म काइंड ऑफ चीज़ें में हम क्या करते हैं, उनका जो असिस्टेंट होता है वो बेसिकली फोकस पुलर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि एक जो असिस्टेंट है वो उसका फोकस पुलर है। मैं बता दूं कि फोकस पुलर का पर डे बहुत स्ट्रांग होता है। फोकस पुलर जितना एक्सपीरियंस होता है उसका पर डे बहुत ज़्यादा होता है, 15,000, 20,000, 25,000, किसी प्रोजेक्ट में तो 25 से 30,000 पर डे होता है सिर्फ एक फोकस पुलर का। आप जो बड़ी फिल्में देखते हैं ना उसमें तो कहीं तो 50,000 पर डे होता है उनका, क्योंकि फोकस पुलर का जो जॉब है वो बहुत ही एक्सपीरियंस वाला होता है। जब हम हैवी और कैमरे या फिल्मी कैमरे में शूट कर रहे होते हो तो उनका जो फोकस का जो वर्क होता है वो तुरंत मतलब फोकस जल्दी से मिलता नहीं है, क्योंकि उनको मैनुअली एक मशीन हमारे पास होता है फोकस पुलर के पास, उससे वो फोकस कर रहा होता है। तो कई बार के एक कैरेक्टर चलते हुए आ रहा है और चेयर पे बैठा है, तो इस तरह के शॉट में कई बार ना फोकस मिलता नहीं है और बहुत रिटेक्स होते हैं फोकस की वजह भाई साहब। तो फोकस पुलर ना एक्सपीरियंस मंगाते हैं प्रोडक्शन वाले कि इसके एटलीस्ट फोकस के वजह से हमारे रिटेक्स नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं कंसिडरली एक देख लेता हूँ कि एक डीओपी है जो ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है, आपके ही उम्र का होगा, छोटे मोटे कंटेंट वगैरह बनाता है, तो वो आपको एक दिन के लिए आ जाएगा 10,000 में, ठीक है, अपने फोकस के साथ। 8 असिस्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि 8 असिस्टेंट समझ लीजिए कि 8 डायरेक्टर ही समझ लीजिए, 8 असिस्टेंट करो या फिर 8 डायरेक्टर करो। मैंने लिया अगर हम जब बड़ी फिल्में कर रहे होते हैं तो यहाँ पे पीडी होता है। पीडी मीन्स प्रोडक्शन डिज़ाइनर, जो आपके पूरा सेट को डिज़ाइन करता है, आपके पूरे लोकेशन को डिज़ाइन करता है, फिल्म के हिसाब से एक फॉर्मेट देता है, एक फील देता है कि आपका जो कहानी कहने वाली जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको विजुअली वो दिखाता है, प्रॉप से, सेटिंग से, रूम से, कमरे से। मान लीजिए एक लड़की है जो कि फैशन डिज़ाइनर है, तो आपको वो ना पूरा कमरा डिज़ाइन कर देगा कि फैशन डिज़ाइनर की जो लड़की होती है उसका कमरा किस तरीके से होगा, उसके बेडशीट कैसे होंगे, उसके फ़ोन कवर कैसे होगा, वो पूरा डिज़ाइन करता है। तो वो काम होता है प्रोडक्शन डिज़ाइनर का। लेकिन आप एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर तो हायर नहीं कर सकते हैं एक शॉर्ट फिल्म के लिए, तो उस जगह पे प्रोडक्शन डिज़ाइनर के नीचे जो काम करता है उनका आर्ट डायरेक्टर या फिर उसका आर्ट असिस्टेंट, तो आप उनको तो एटलीस्ट हायर कर सकते हैं एक दिन के लिए या शॉर्ट फिल्म के। ये तो कई बार तो क्या होता है शॉर्ट फिल्म में ऐसे भी होते हैं कि हम आर्ट डायरेक्टर हायर करते हैं ना प्रोडक्शन डिज़ाइनर हायर करते हैं, हम खुद से डिज़ाइन कर लेते हैं।
लेकिन यकीन मानिए अगर आप आर्ट डायरेक्टर या आर्ट असिस्टेंट हायर करते हैं तो आपका जो विजुअल जो शॉर्ट फिल्म बन के आता है वो काफ़ी इम्प्रोवाइज हो जाता है, काफ़ी मच बेटर लगता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी अपने शॉर्ट फिल्म को भी प्लान कर रहे हैं तो आर्ट डायरेक्टर अपने टीम में रखे, वो आपकी स्टोरी को, अपने विजुअल्स को काफ़ी अपग्रेड कर देता है। ठीक है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि आर्ट असिस्टेंट जो आया है वो एक दिन का जो खर्च है वो इतने हिसाब के आसपास तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट विथ वन बूम मैन। ठीक है, तो साउंड रिकॉर्डिस्ट विथ वन बूम मैन आप उसको भी उतना ही कंसिडर कर लीजिए, 10,000। तो और कई बार क्या होता है, साउंड रिकॉर्डिस्ट जो होता है उनके पास खुद का इक्विपमेंट होता है जिससे वो रिकॉर्ड करते हैं या डब करते हैं। तो यहाँ पे आपको सोचना है क्या आपको अपने शॉर्ट फिल्म में डबिंग रखनी है या नहीं रखनी है। तो अगर आपने डब करना ही करना है तो यहाँ पे मतलब उस तरीके से साउंड रिकॉर्डिस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अल्टीमेटली डब करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा एक इक्विपमेंट आता है जिससे एटलीस्ट पायलट साउंड मिल जाए, जिससे आप सुन करके डबिंग कर लें। वरना अगर आप डबिंग नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑन सेट जो रिकॉर्ड हुआ है साउंड उसे ही आप यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो उस फॉर्मेट में आपको साउंड रिकॉर्डिस्ट एक अच्छा वाला रखना पड़ेगा, साथ में इक्विपमेंट भी अच्छा वाला रखना पड़ेगा ताकि बाहर का जो नॉइज़ है वो सब नहीं आए। वैसे मैं क्या करता हूँ कि शॉर्ट फिल्म काइंड ऑफ थिंग में जो साउंड का क्वालिटी है मैं डब नहीं रखता हूँ, ऑन सेट का ही रखता हूँ, क्योंकि डबिंग मुझे लगता है कि जो नए आर्टिस्ट हैं या अभी जो थोड़ा बहुत काम करते हैं उनसे डबिंग नहीं हो पाती है अच्छे तरीके से, या फिर वो फील नहीं आ पाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि शॉर्ट फिल्म काइंड ऑफ थिंग जो होते हैं, जो नए एक्टर्स हैं या बहुत कम काम किया वो उन लोग नहीं कर पाते हैं, तो मैं ऑन सेट ही रखता हूँ। जो ऑन सेट उनसे अच्छा परफॉर्म हो गया सो हो गया, डब नहीं हो पाता उनसे, तो मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट अच्छा ही रखता हूँ, बूममैन के साथ रिकॉर्डिस्ट इक्विपमेंट के साथ ही, ताकि हमारा रिकॉर्ड अच्छे से हो। मैं वही साउंड यूज़ करता हूँ। तो साउंड रिकॉर्डिस्ट हो गया ये, और मुझे देखना है कि मैंने इसके लिए इक्विपमेंट भी रखा है कि नहीं। तो इसके लिए आप जाके देख सकते हैं प्रोडक्शन में कि रिकॉर्ड इक्विपमेंट, कैमरा सेटअप एंड इक्विपमेंट, साउंड 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 साउंड। तो यहाँ पे ना आपको एक कॉलम डालना पड़ेगा और यहाँ पे आप डाल दो, है ना, यहाँ पे आप डाल दो रिकॉर्डिंग सेटअप, रिकॉर्डिंग सेटअप। तो रिकॉर्डिंग सेटअप में भी आपका एक दिन आप रिकॉर्डिंग सेटअप को बुलाओगे। तो अभी करंटली जो सेटअप चल रहा, पता नहीं आप वीडियोस हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद देखें अभी इस वीडियो को, तो इसका जो पर डे का चार्ज है वो बढ़ चुका होगा, लेकिन अभी जो करंटली चल रहा है वो 7 से 10,000 के बीच में चलता है। ठीक है, 7,000 से 10,000 के बीच में रिकॉर्डिंग सेटअप जो आता है। चलिए मैं 10,000 लिख देता हूँ। ठीक है, इसका ये एक पर डे बनता है जो रिकॉर्डिंग सेटअप आता है। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ आ गए कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर। तो अगर आपके शॉर्ट फिल्म में लग रहा है कि आपको जो कपड़े डिज़ाइन करेगी, तो क्या होता है कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर का वर्क क्या होता है कि आप जो भी कैरेक्टर डिज़ाइन, आपके जो फिल्म के जो स्टोरी के जो भी कैरेक्टर्स हैं, तो वो कैरेक्टर्स का जो लुक होता है, उनका जो हेयर स्टाइल होता है या फिर उनका कपड़ों का जो डिज़ाइन होता है, वो सारा ये डिपार्टमेंट ही संभालते हैं, वो उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए नहीं मरे से मेरा हाल में भी तो ये 5,000 तो लेगी ही, कोई भी आप किसी को भी बुलाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी ये 2 लाइन जो है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, क्यों स्पेस पड़ा हुआ है खामखा। ठीक है, अब आ गए मेकअप मटेरियल प्लस 2 असिस्टेंट। मतलब जो मेकअप में लगने वाली चीज़ें होती हैं, ब्रश या फिर कुछ क्रीम वगैरह होते हैं, और 2 असिस्टेंट जिसमें से एक हेयर ड्रेसर हो जाएगा। तो 2 लोग हो गए यहाँ पे। ठीक है, एक तो मेकअप, एक हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर अलग होता है जो सिर्फ लड़कियों के लिए हेयर करती है, हम लोग उसे हेयर दीदी भी कहते हैं। तो और एक मेकअप वाला और एक हेयर दीदी, मतलब 2 लोग हो गए। तो वो 2 लोगों का मान लीजिए कि यहाँ पे 4,000 तो हो गए। ठीक है, हाँ प्लस मेकअप मटेरियल भी है ना, तो यहाँ पे आप 5,000 कर लो। ठीक है, 5,000, क्योंकि एक हेयर वाली दीदी, एक मेकअप वाला बंदा, प्लस उनका जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं मेकअप के लिए वो सारी चीज़ वो ले करके आते हैं। तो ये चीज़ 5,000 के अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आपका कोई स्पेशल मेकअप है, मान लीजिए कट मार्क है या ब्लड आ रहा है या किसी तरह का टैटू है, उस तरह की चीज़ आपको डिज़ाइन करवानी है,
तो वो फिर एक अलग सेक्शन है, उसमें आपको अलग से चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, वो स्पेशल मेकअप वाला आता है, सिलिकॉन वगैरह ऐड ऑन होता है। लेकिन मैं यहाँ में एक जनरल बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल कहानी है, कोई स्पेशल मेकअप नहीं है, तो एक नॉर्मल मेकअप जो फिल्म में ब्यूटीफाई करने के लिए ताकि वो अच्छे दिखें उस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए 5000 मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है 2 लोगों के लिए विथ मटेरियल। एक स्टिल होता है जो BTS निकालता है, समझ है ना, स्टिल मतलब BTS बोले तो बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन मतलब हम जो भी टेक्नीशियंस हैं या बाकी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनका वर्किंग स्टिल जो निकालते हैं उससे स्टिल ज़्यादा बोलते हैं। तो ये 2000 रुपये तो कहीं नहीं गई, ये अपना कैमरा लेकर के आते हैं, वर्किंग स्टिल निकालते हैं, वर्किंग वीडियो निकालते हैं। आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि रखना ही रखना है, चाहे तो आप रख सकते हैं। तो ये 2000 लेंगे आपसे, या आपके पास खुद का कैमरा है तो उनको थमा दो, भाई साहब निकाल दो मेरा, या फिर उनको बोलो फ़ोन से निकाल दो, जो भी है शॉर्ट फिल्म है आप अपने हिसाब से देख लो। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर विथ 2 प्रोडक्शन असिस्टेंट। जब हम किसी तरह का शूट करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ठीक है। वैसे हम बड़े फिल्मों की बात करेंगे तो उसमें तो 15 से 16 लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही पकड़ रहा हूँ और उसके 2 असिस्टेंट हैं। तो EP हो गया जो उस पूरे प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करता है, पूरा प्लान करता है कि हाँ भाई ये लोकेशन है आप देख लो, ये यहाँ पे आप रेकी कर लो, मैं आपका ये जो शूट है यहाँ पे एडिट करवा दूंगा, मेरे पास एडिटर है। इसके पास ना पूरी टीम होती है, चाहे लाइटमैन, कैमरामैन, पूरी टीम होती है। आपको इनसे कांटेक्ट करना है और आपका ये पूरा शूट करवा के देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ये पूरा एग्जीक्यूट करके देते हैं। और इनके 2 असिस्टेंट होते हैं जिसको आप सेट रनर या फ्लोर रनर बोल सकते हैं या प्रोडक्शन कंट्रोलर बोल सकते हैं, जो कह लें। एक शॉर्ट फिल्म के हिसाब से 2 लोग या 3 लोग इनफ हैं। तो आप ये समझ लो कि ये 2 से 3 लोग होंगे जिसमें पूरा एग्जीक्यूटिव प्लस इसके 2 असिस्टेंट, ये 3 लोग आप 10,000 में कंसिडर कर लो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एक अच्छे शॉर्ट फिल्म का बजट का ब्रेकडाउन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप हो सकता है कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब रखो ही मत, क्योंकि अगर आपका अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक है। मगर लेकिन मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट हर डिपार्टमेंट के लोगों को रखिए, जिससे आपका शॉर्ट फिल्म का क्वालिटी बहुत बेहतर आ जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके शॉर्ट फिल्म में जो कास्टिंग है वो 4 कास्ट है, ठीक है। मान लीजिए एक माँ है, एक पापा है, एक लड़का है, हीरो है, हीरोइन है, मतलब जो मेन कास्ट है। तो टैलेंट्स उसको हम कह सकते हैं या कास्टिंग भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे टैलेंट्स लिखा है, टैलेंट्स 4 मेन कास्ट है। तो वो आपसे कितना फ़ीस लेंगे, उनके चार्जेस कितने होंगे, तो चारों क्या मान लो 10,000 रुपये, तो ये 40,000 हो गया, ठीक है। तो वॉइस ओवर डबर, तो अगर आप हो सकता है ना कि कई बार शॉर्ट फिल्में चल रही हों तो वॉइस ओवर चल रहा होता है, एक आदमी कहानी नरेट कर रहा होता, तो ये कहानी है 5 साल पहले की, इस तरीके से जो डबिंग होता है, जो वॉइस ओवर डब करते हैं, तो उनका एक अलग चार्ज होता है जब हम डबिंग करते हैं। मतलब कहानी के हिसाब से आपको डबिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो ऑन सेट डब किया है वही है, लेकिन कुछ पोर्शन जो होता है वो डब करना होता है एक नरेटर के फॉर्म में। अगर आपके कहानी में डिमांड है तो, अगर आपके कहानी में डिमांड नहीं है तो आप इसको हटा दीजिए, ये रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके कहानी में ज़रूरत है, जो कि एक कहानी नरेटर है, तो आप उस सेक्शन में आप इनका भी बजट डाल के रखिए, क्योंकि ये 5,000 रुपये एक दिन का ले सकते हैं जो वॉइस ओवर डब करेंगे। और एक असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि डायरेक्टर का असिस्टेंट होता है, वो पूरा टेक केयर करेगा आपके फिल्म का, पूरा प्लान करेगा प्रोडक्शन के साथ बैठ करके। तो उसका आप बजट लिख सकते हैं यहाँ पे 7,000 लिख दो आप, ठीक है। बाकी हम आते हैं, ये तो हमारी टीम हो गई, टेक्निकल एंड स्टाफ। अब आते हैं कि प्रोडक्शन में हम जब शूट करेंगे तो उस टाइम में अलग अलग इक्विपमेंट्स के क्या क्या चार्जेस होंगे उस पर हम थोड़ी नज़र डालते हैं, ठीक है। अब हम जैसे ये कैमरा एंड सेटअप एंड इक्विपमेंट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कौन सा कैमरा यूज़ करना है, ठीक है।
तो आप शॉर्ट फिल्म के हिसाब से आप सोनी अल्फ़ा यूज़ कर रहे हो या फिर मार्क डी यूज़ कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। या फिर आप एक्सपेंसिव कैमरा में जा रहे हो, एलेक्सा मिनी, या कौन से फॉर्मेट में जाते हो, वो डिपेंड करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सोनी के जो एक मिडीकोर कैमरा है उसके हिसाब से मैं देख लेता हूँ। या फिर लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमें 10,000 के ऊपर नहीं जाना है कैमरा के बजट सेक्शन में, तो यहाँ पे वो 10,000 आप लिख लो, इसमें लेंस वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो कैमरा सेटअप विथ इक्विपमेंट्स, मतलब इक्विपमेंट्स में वो सारी चीज़ें हो गई, कैमरा विथ लेंस एंड उसका ट्राइपॉड, पाटला, वो सारा इसमें आ गया। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा कम हो गया है, इतना कम तो नहीं होगा, तो आप 15 कर लो, ठीक है। 15,000 में ये सारी चीज़ें गए। इसके बाद आता है लाइट्स एंड लाइटमैन प्लस इक्विपमेंट। मतलब जो लाइटमैन आते हैं वो उनके साथ लाइट्स भी आते हैं और उनके साथ कुछ इक्विपमेंट्स भी आते हैं जो ऑन सेट आते हैं। तो उसका बजट क्या होगा? अब मान लीजिए कि आपका जो शूट चल रहा है इसमें शॉर्ट फिल्म के हिसाब से आपने 2 लाइटमैन तो मंगानी है, 3 लाइटमैन तो मंगानी ही मंगानी, इससे कम क्या मंगाओगे आप? 3 लाइटमैन मंगाएंगे जो आपके सेट का, जो आपने कैमरामैन के ऑर्डर पे या कमांड पे वो लाइटिंग करेगा, ठीक है। तो अगर एक लाइटमैन का चार्ज अभी है 2,000 रुपये, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 लाइटमैन रखा है, ठीक है। तो 3 लाइटमैन का 2,000 के हिसाब से तो 6,000 तो सिर्फ लाइटमैन के हो गए, ठीक है। और प्लस लाइट्स के एक्सपेंसेस हो जाएंगे 15,000, को इक्विपमेंट्स के हो जाएंगे 5,000। तो 5, 6, 11 और ये 15,000 के आसपास आपने ये भी लिख लो, 15-17,000 के आसपास, ठीक है। 17,000 के आसपास ने आपने ये भी लिख लिया। सिंक साउंड सेटअप, हाँ सीरियसली ये ना हमने जो लिखा था रिकॉर्डिंग सेटअप, ये बेसिकली यही है, सिंक साउंड सेटअप। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ और बाकी ये हटा देता हूँ, सेम चीज़ है। हाँ, तो ये रहा हमारा सिंक साउंड सेटअप। अब हम देखते हैं ये राउंड एंड स्ट्रेट ट्रॉली। तो जब हम शूट वगैरह कर रहे हैं तो अदर इक्विपमेंट्स जैसे हो सकते हैं ना, जैसे कि राउंड ट्रॉली है या स्ट्रेट है, या आपको कैमरा से ट्रैकिंग शॉट लेना है या ट्रैक आउट शॉट लेना है या फिर ट्रैक करना है, राउंड ट्रैक करना है, तो वैसे इक्विपमेंट को हम भी सेट पे बुलाते हैं। अगर आपके कहानी में रिक्वायरमेंट है कि हाँ आपको इस तरह के शॉट्स कॉम्बिनेशंस लेने हैं तो आप इस इक्विपमेंट्स को बुला सकते हो। तो ये अभी आप मान लो कि 5,000 में आ जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है ये, ठीक है। ये रहा जेनसेट। तो जेनसेट क्या है कि आप जेनसेट का आप एक दिन का तो 10,000 पकड़ लो विद डीजल या फिर जो भी उसमें लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है, शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में आप जेनसेट के लफड़े में मत पड़ो। आप क्या करो, जो भी लोकेशन पे जा रहे हो ना, तो उनको अपना मीटर वो ऑन कर लेते हैं कि एक दिन में हमें इतना खर्च लगा है, और आप उस मीटर को रीड कर लो और जो दिन भर में खर्च हुआ उसके हिसाब से दे दो। वरना आप जेनसेट में जाओगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है शॉर्ट फिल्म के हिसाब से। अगर फिल्में वगैरह शूट कर रहे हैं तो जेनसेट बुलाना ही पड़ता है, क्योंकि जेनसेट उनकी लाइटें इतनी ज़्यादा होती है कि वो मीटर पे चल नहीं पाता, तो हमें अलग से जेनसेट बुलाना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में आप ये जेनसेट का सेट कैटेगरी हटा दो, मैं जैसे यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ये रखो ही मत जेनसेट, ठीक है। हार्ड डिस्क, तो जब हम शूट कर रहे होते हैं तो शूट करने के बाद हमें फुटेज जमा तो करना है ना, तो मान लीजिए आपको 4 हार्ड डिस्क लगेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। 2 हार्ड डिस्क में तो फुटेज जमा होगा और 2 हार्ड डिस्क हमारा बैकअप होता है, ठीक है। बैकअप हमेशा बनाइए, क्योंकि जो भी हम चीज़ें इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो बेसिकली वो तो हमारा फुटेज ही है ना भाई। तो इसके 2 बैकअप तो बनाइए। तो ये मैं 4 ना लिखता हूँ, मैं इसके 2+2 लिखता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि 2+2 मतलब 2 हार्ड डिस्क हो गए जिसमें हमें फुटेज जमा करने हैं और 2 हमें बैकअप में रखना है। तो जो बैकअप वाला फुटेज होता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर अपने पास रख लेते हैं, और जो 2 हार्ड डिस्क है जिसमें फुटेज है वो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि हाँ भाई ये ले जाओ, एडिट वगैरह कराओ, ग्रेडिंग वगैरह कराओ, जो भी कराना है कराओ। 2 फुटेज वो हमेशा अपने घर अपने बैकअप के लिए लेके चले जाते हैं, अपने घर अपने पास रखते हैं। अब आता है कॉस्ट्यूम्स कि कॉस्ट्यूम्स वो हो गया कि जो भी मेन कास्ट है यहाँ पे 4 हैं, तो इनको कौन कौन सा कॉस्ट्यूम देंगे वो तो डिज़ाइन कौन करता है, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर। तो वो क्या होता है, उनको कॉस्ट्यूम लाता है या ख़रीद के लेके आते हैं या फिर रेंट पे लेके आते हैं, उसमें कुछ खर्च तो होगा।
अगर मान लीजिए ज़ारा के अच्छे कपड़े उन्हें पहनाने हैं या मिडिल क्लास के कपड़े लाने हैं तो वो रेंट पे लाने हैं, या तो उसके कुछ एक्सपेंसिव होंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि शॉर्ट फिल्म काइंड ऑफ फिल्मों में क्या होता है कि जो भी जिस भी कैरेक्टर को हम कास्ट कर रहे हैं, बोलते हैं भाई साहब आपके पास तो इस तरह के कपड़े होंगे तो आप सेट पे लेके आ जाना, तो उनसे ही हम कपड़े मंगवा लेते हैं। या कई बार क्या होता है कि उनके पास वैसे कॉस्ट्यूम्स नहीं होते हैं तो हम खरीद लेते हैं या फिर हम रेंट पे ला लेते हैं। तो यहाँ पे एक अमाउंट तो डाल दो, 5,000 रुपये, जो भी ट्रैवलिंग के साथ होता है। वो एक बंदा जाएगा, वो पूरा कॉस्ट्यूम लेके आएगा, उसका रेंट, वो जैसे वो शूट हो जाएगा तो फिर उसको लेके जाके वहाँ पे ड्रॉप करेगा, तो 5,000 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर कॉस्ट्यूम का सेक्शन नहीं भी है तो हम उनसे मंगवा लेते हैं पूरा कॉस्ट्यूम। और स्पेशल प्रॉप्स में जो चीज़ें हैं वो वैसे प्रॉप्स जो हमें शूट में लगने वाले हैं, जैसे कि अब मान लीजिए हमारा जो हीरो है वो गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है, एक सीन है जहाँ पे वो गाड़ी चला रहा है, तो कार जो है हमारा वो स्पेशल प्रॉप्स के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। या फिर वो गन फायर करता है तो जो गन है वो हमारा स्पेशल प्रॉप्स में आएगा, तो उसका भी कुछ एक अमाउंट हम यहाँ पे डाल के रखते हैं। मैंने 10,000 रुपये डाल दिए क्योंकि ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, या कई बार क्या होता है हमें रेंट पे लेके आना पड़ता है। मान लीजिए घर में हमें कुछ फ्लावर पॉट्स रखने हैं, किचन का सेटअप बनाना है, तो कुछ स्पेशल चीज़ें लगती हैं हमें, तो चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आता है हमारा लोकेशन ये है कि आप कहाँ पे वो शूट कर रहे हैं, करेक्ट। तो कई बार क्या होता है कि शॉर्ट फिल्म अगर शूट कर रहे हैं तो हम अपने घर पे शूट कर लेते हैं, या अपने फ्रेंड के घर में शूट कर लेते हैं, या प्रोड्यूसर के घर पे शूट कर लेते हैं, या फिर ऐसा सिचुएशन नहीं बना है कि आपने लोकेशन हायर किया है, जो शूट लोकेशंस होते हैं वो उसको हायर किया है, तो उसके एक पर डे चार्ज होता है। तो आप ये कंसिडर कर लो कि 25,000 से कम क्या ही होगा, आप कोई भी घर लोगे तो। मतलब एक नॉर्मल घर की बात बता रहा हूँ कि 2 BHK 3 BHK जहाँ एक हॉल है, सोफ़ा सेट बना हुआ है, टीवी है, 2-3 कमरे हैं, इस तरह का जो सेट वगैरह मिलता है, या मड में मिलता है या फिल्म सिटी में मिलता है, तो इससे कम तो कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी फ्रेंड के घर पे शूट कर रहे हैं स्टोरी के हिसाब से, अगर स्टोरी में रिक्वायर्ड है कि नॉर्मल घर में भी शूट हो सकता है तो इट्स फाइन, अगर नहीं तो आप स्टूडियो में जा रहे हैं तो इतना तो आप कंसिडर कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वेंस। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन या कन्वेंस देना होता है। जैसे कि लाइटमैन आ रहे हैं तो अपना गाड़ी लेके आ रहे हैं, जो कैमरा इक्विपमेंट वाले आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, और अपना तेल डाल करके आ रहे हैं, तो उनको कुछ ट्रांसपोर्टेशन देना होता है। या फिर दोपहर के लंच में जो बंदा खाना लेकर के आया है वो अपने गाड़ी का तेल या ट्रांसपोर्टेशन लेगा, या फिर आपने कैसा डील किया है कि आप, लेकिन हम फिर भी एक एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वेंस का रखते हैं। मान लीजिए आपको वो लोकेशन देखने के लिए जाना है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको शूट करना है, चाहे मड में आपको कोई बंगलो मिला है जहाँ पे आपको शूट करना है, तो आप टीम लेके जाओगे ना देखने के लिए फर्स्ट शूट से पहले कि हमें इस तरह का बंगलो चाहिए, तो उस तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो तो वो इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप 10,000 7,000 के आसपास आप डाल लो, ठीक है। अब प्रॉप्स एंड सेटअप, तो प्रॉप्स एंड सेटअप में क्या हो गया, तो ये तो मैंने स्पेशल प्रॉप्स में तो डाल ही दिया कि जो स्पेशल चीज़ें हैं कि ये तो लानी ही लानी है। मान लीजिए हमारा एक टेक है जहाँ पे हमारा एक्टर जूस पी रहा है, तो वो सब स्पेशल प्रॉप्स में आ गया, ये तो लगेगा ही। इसके अलावा प्रॉप्स एंड सेटअप में है कि सेटअप वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको वो उदाहरण दिया था कि एक फैशन डिज़ाइनर की लड़की है तो उसका घर किस तरीके से दिखेगा, ठीक है, तो काफ़ी खूबसूरत से फ्लावर पॉट्स टंगे होंगे, कपड़ों के कुछ डिज़ाइन किए हुए होंगे, तो उस तरह का जो सेटअप बनाया जाता है वो कौन बनाता है, वो हमारा बनाता है आर्ट डायरेक्टर बनाता है, ठीक है, या उसका असिस्टेंट होता है वो बनाएगा आपके शॉर्ट फिल्म के लिए। तो उसको भी सेटअप में करने के लिए तो बहुत सारे प्रॉप्स को ना वो रेंट पे लाना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे रेंटेड प्रॉप शॉप होते हैं मुंबई में जो आपके पूरा का पूरा ना सेटअप के हिसाब से आपको रेंट पे दे देते हैं। तो सारी चीज़ें, उसका बेड, फर्नीचर, क्लोथिंग, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, वो पूरा वो डिज़ाइन का जो सेटअप होता है रेंट हो, या पूरा डिज़ाइनिंग का जो भी चीज़ें लगने वाली हैं वो आर्ट डायरेक्टर रेंट पे लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप 10,000 तो कंसिडर कर ही लीजिए क्योंकि आपको जो रेंट पे लाना पड़ेगा वो सारी चीज़ें 10,000 तो लगेंगी नहीं, इससे कम क्या ही लगेगा। कि स्पॉट वाइज हो गया जो ऑन सेट आपको सर्व करता है कि किसी को प्यास लगा है तो पानी पिला देगा, या फिर किसी को भूख लगा है तो खाना खिला रहा है, तो वो छोटे मोटे हेल्प के लिए। मान लीजिए ऑन शूट किसी कुछ चीज़ें घट गई हैं, कुछ टेप लाना है, थर्मोकॉल लाना है, वो बंदा भाग के लेके आएगा, तो वैसे बॉयज़ जिससे हम स्पॉट बॉयज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट फिल्म में
2 स्पॉट बॉयज़ तो रखोगे। तो एक स्पॉट बॉय का जो चार्ज होता है वो 2000 रुपये अभी चल रहा है करंटली। अब हो सकता है जब वीडियो देख रहे हैं तो चार्ज उनका बढ़ चुका हो, लेकिन अभी करंटली उनका स्पॉट बॉयज़ का, एक स्पॉट बॉय का पर डे अमाउंट है 2000 रुपये। तो 2 स्पॉट बॉयज़ का हो जाएगा 4000 रुपये। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होता है कि जब हमारा शूट चल रहा होता है तो कई लोगों को खाना या चाय होता है या बिस्किट्स होता है ना, कि लोग काम कर रहे हो तो कुछ बिस्किट पिला दो या पानी के बॉटल्स आई हुई हैं, तो वैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। टेप होता है या लाइट के लिए कुछ पेपर वगैरह होता है, ओपल, गेटवे, ये सारे कुछ रिक्वायरमेंट है जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स होता है, जो कि ऑन शूट में हमें उन्हें देना होता है। काला कपड़ा या ब्लैक पेपर, ये सारे रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्शन वाले का खुद ले करके एक पेटी में बना के रखते हैं कि शूट के दौरान ये चीज़ें लगती हैं। तो ये आप शॉर्ट फिल्म के हिसाब से 5000 तो रख लो। मैं शॉर्ट फिल्म ये सारे जो सेग्रीगेट कर रहा हूँ, मैं एक शॉर्ट फिल्म के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको एक शॉर्ट फिल्म के हिसाब से ही पकड़िए। अब प्री प्रोडक्शन में आ गया जैसे कि रेकी, वर्कशॉप, रिहर्सल, कि आप रेकी के दौरान जो कर रहे हैं स्टोरी के हिसाब से लोकेशन देख रहे हो, आर्टिस्टों का वर्कशॉप करा रहे हो, रिहर्सल करा रहे हैं। तो हो सकता है कई बार आप कैफेटेरिया में बैठ के आपने रिहर्सल कर लिया, या फिर कोई हॉल ले लिया, वहाँ पे रिहर्सल ले लिया। तो क्या होता है जनरली शॉर्ट फिल्म के हिसाब से आपने किसी ऑफिस को हायर करने की तो ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके प्रोड्यूसर्स के पास कोई ऑलरेडी ऑफिस है तो मच बेटर है, आप उनके ऑफिस से प्री प्रोडक्शन काम कर सकते हैं। लेकिन अदर चीज़ें तो चाहिए होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा मोटा एक अमाउंट 5000 रुपये ले लेता हूँ जो इन सब चीज़ों में खर्च होता है। अब आती है बात फूड की। तो फूड जो हम जब शूट कर रहे होते हैं तो शॉर्ट फिल्म के हिसाब से 20 से 25 लोग तो हो ही जाएंगे, है ना। 25 लोग ऑन सेट आ ही जाएंगे। तो 25 लोगों का दोपहर का ब्रेकफास्ट, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और इवनिंग का स्नैक्स, वो सारा इंक्लूड करके उनको खिलाना होता है। तो मैं एक मोटा मोटी यहाँ पे 10,000 रुपये कर लेता हूँ जो उनको हमें एज ए फूड खिलाना होगा। अब आता है एक मिसलेनियस की ये एक अमाउंट है जो कि अब होता है ना कि छोटा मोटा खर्च जो हमें समझ में नहीं आता वो ऑन सेट पे ही होने लगती हैं। कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए कुछ वायर ख़राब हो गया है, वायर लाना है, या फिर कुछ इमरजेंसी में बुलवाना पड़ा तो ट्रैवलिंग का खर्च, तो वो सारे कुछ एक्स्ट्रा खर्च जो हम अनप्रिडिक्टेबल है या हम उसको नहीं याद आ रहा है या वो मैनेज नहीं कर सकते, तो उसको एक मिसलेनियस एक अमाउंट डाल देता हूँ मैं 10,000 रुपये, जो कि उसका कोई मतलब हम एक्स्ट्रा खर्चेस कर सकते हैं, मतलब जो हम अभी कंसिडर नहीं कि वो अनसेट निकल के आ जाती है कि हाँ ये तो करना ही करना है, ठीक है, तो उसको हम मिसलेनियस कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट, जब आपने पूरा शूट कर लिया उसके बाद हमें पोस्ट का जो प्रोसेस है, एडिटिंग है, डीआई है, डीआई को हम कलर ग्रेडिंग भी करते हैं। चलो मैं यहाँ पे कलर ग्रेडिंग भी लिख देता हूँ। तो ये डीआई को हम कलर ग्रेडिंग भी करते हैं, ठीक है। फिर डबिंग अगर आपको रखना है तो वैसे मैं तो जनरली शॉर्ट फिल्म में नहीं रखता हूँ डबिंग, लेकिन कुछ जो वॉइस ओवर की मैं जो बात कर रहा था तो डबिंग अगर रखना है तो डबिंग के लिए क्या होता है, आपको स्टूडियो हायर करना होता है जहाँ पे आप जाके वो डब करते हैं, ठीक है। और फिर VFX हो गया, जो वीडियो के स्टार्टिंग में क्रेडिट्स आते हैं और लास्ट में जो क्रेडिट्स आते हैं, स्टार्टिंग में जो टाइटलिंग आते हैं, वो पूरा पैकेजिंग भी हम इसे बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पैकेजिंग, इसलिए हम कहते हैं पैकेजिंग, जो VFX से पूरा क्रिएट किया जाता है। फिर साउंड में आता है SFX, फॉली, बैकग्राउंड म्यूजिक प्लस मिक्सिंग या फाइनल आउटपुट जो निकालते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमने पूरा पोस्ट ही किसी डिपार्टमेंट या किसी प्रोडक्शन के पास चले गए जो ये इस तरह का स्टूडियो होता है, उनको हम पूरा बोलते हैं कि सर ये हमारा शॉर्ट फिल्म है, कोई बड़ी बजट तो है नहीं, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, आप इसका पूरा पोस्ट कर दो, ठीक है, पूरा पोस्ट कर दो। या फिर हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो हम स्टूडियो में जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि एडिटिंग में कितना खर्च होगा। एक शॉर्ट फिल्म के हिसाब से 20,000 जो वो एडिटर लेगा, ठीक है। फिर जो DI वाला है वो 10,000 रुपये ले सकता है, ठीक है। डबिंग में आपको स्टूडियो हायर करना पड़ेगा तो वो 5,000 कंसिडर कीजिए। या फिर VFX टाइटलिंग और पूरा जो पैकेजिंग है ये 5,000 या 7,000 के आसपास लगेगा, आप इसको कंसिडर कर लीजिए। FX और फॉली है वो 5,000 रुपये लगेंगे आपको।
बीजीएम जो डिज़ाइन करवा रहे हैं उसको 15,000 रुपये लग सकते हैं आपको। आपकी स्टोरी के हिसाब से बीजीएम एक बहुत बड़ा सेक्शन है। बीजीएम प्लस मिक्सिंग, तो जो भी एक कहानी की जो फील होता है वो बीजीएम से काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, वो पूरा एक फील डाल देता है। ठीक है, मेरा मानना है कि हम जो भी चीज़ें विजुअली देखते हैं वो ऑडियो से सुनते भी हैं। तो ऑडियो से आप यकीन मानिए आपका जो फिल्म का जो लेवल है, आपका जो बजट का लेवल है वो एक लेवल अप हो जाता है। ठीक है, जो फाइनल आउटपुट डीपीएस निकाल के देगा उसका एक चार्ज लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो अब देखिए ये टोटल करने के बाद मेरा सम डाला हुआ था, ग्रैंड टोटल कितना बन रहा है एक दिन के शूट का, तो वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो हमारा ग्रैंड टोटल हो जाता है यहाँ पे 3,44,000। मतलब आप कह सकते हैं कि 3.5 लाख का हमारा ये बजट बना है एक शॉर्ट फिल्म को करने के लिए। तो मैंने जो एक दिन का शूट है जिसका प्रोजेक्ट है हाईवे किलर, इस एक दिन को शूट में जहाँ पे मैंने प्री भी इंक्लूड किया है, पूरा फाइनल प्रोडक्ट निकाल के हाथ में लाने में मुझे एक अंदाज़न 3.5 लाख रुपए लगेंगे। तो इसमें तो ये जो मैंने आपको एक बजट बताया है आपको, ये एक आप एज ए बेसिक सेग्रीगेशन कंसिडर कीजिए। इसमें बहुत सारे चीज़ हो सकता है आपने बजट के हिसाब से हटा सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें बढ़ भी सकते हैं। आपका मान लीजिए लोकेशन का चार्ज बढ़ सकता है, या फिर कैमरा इक्विपमेंट आपने अच्छा कैमरा रखा है तो आपके कैमरे का बजट और आप बेहतर कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मुझे साउंड का थोड़ा बेहतर करना है तो आपने यहाँ पे बजट बढ़ा दिया, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आर्ट डायरेक्टर का जो सेटअप का काम है वो थोड़ा सा और बेहतर करना है तो आपने यहाँ पर बढ़ा करके वो थोड़ा और बेहतर कर दिया। आपको लग रहा है कि मुझे अच्छे कैमरामैन को हायर करना है ताकि मेरा जो लुक एंड फील क्रिएट करके आए कैमरा में वो बहुत अच्छा है, तो आप अच्छे कैमरामैन को हायर कर सकते हैं, तो ये बढ़ जाएगा। तो आप उसके हिसाब से एक अंदाज़न एक बार निकल गया ना मैं आपका कि 3.5 लाख का मुझे लग रहा है बजट बनाने में, तो इसके बाद आप कुछ 19-20 कर सकते हैं बजट के हिसाब से कि आपको लग रहा है कि नहीं ग्रेडिंग में मैं इतना खर्च नहीं करूँगा तो मैं थोड़ा कम करूँगा, तो आपने यहाँ पे 5,000 रुपये लिख दिए। और आपने फिर उसके हिसाब से आपने स्टूडियो बोला कि जो 5,000 का ग्रेडिंग है, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग ग्रेडिंग होती है। विंची रिजॉल्व पे ग्रेडिंग होती है, स्मोक पे ग्रेडिंग होती है। तो स्मोक पे जब ग्रेडिंग करते हैं तो ज़्यादा खर्च होता है, विंची रिजॉल्व पे ग्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो आपने बोला कि नहीं मेरा बजट कम है, आप मेरा विंची रिजॉल्व में ग्रेडिंग कर दो। बोलता है कि सर अगर आपने 1,000 रुपये या 2,000 रुपये और अप किया तो मैं आपका ग्रेडिंग स्मोक पे करवा दूँगा। तो वो आपको डील करना पड़ेगा स्टूडियो से, या फिर कई बार क्या होता है पोस्ट स्टूडियो में जाते हैं, आपने पूरा पैकेज कर लिया कि भाई मैं आपको ना 60,000 रुपये दूंगा या 50,000 रुपये दूंगा, आपने मैं ना सारा पोस्ट कर दो वो पूरा, तो वो पूरा वो हेडेक आपको वो पूरा दे देगा कि हाँ मेरे से 50,000 रुपये ले लो और आपने मतलब पूरा पोस्ट करके दे लो, अच्छे से करके दे दो। अब जैसे डबिंग भी उनका ही है, ग्रेडिंग भी उनका ही कराना है, टाइटलिंग उन्हीं से कराना है, वो सारा आपको वो करके दे देंगे। नहीं तो क्या होता है कई बार आपके अच्छे कनेक्शंस हैं, आपके पास एडिटर हैं तो आपने उनसे एडिट करवा लिया, आप किसी को जानते हैं जो ग्रेडिंग करता है, आप उसके पास गए, आपने ग्रेडिंग करवा लिया। आपको किसी कोई मालूम है जो डबिंग करता है, कोई है आपको मालूम है जो वीएफएक्स का पैकेजिंग का काम करता है, उसके पास गए, आपका पैकेजिंग करके दिया। लेकिन वो मैं कंसिडर करता हूँ कि इससे बेटर है कि आप किसी एक ही स्टूडियो के पास चले जाओ, वो आपका सारा काम कर दे देगा। लेकिन आप काफ़ी समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप सबको ऑब्वियसली जानते ही होंगे, या ऐसे असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि एफएक्स कौन करता है, फॉली कौन करता है, या फिर 2-4 आप फ़ोन घुमाओगे तो आप मालूम पड़ जाएगा भाई मेरे को एक बीजीएम वाले का नंबर दो, मैं कुछ बीजीएम काम करवाना है, तो वो आपको वो दे देगा। तो आप यहाँ पे आपका देखिए अभी मैंने ये काम कम किया तो मेरा ये 3,39,000 के आसपास हो गया। चलिए यहाँ पे मैं वापस कर देता हूँ। ठीक है, तो 3.5 लाख के आसपास का ये बजट बना है मेरा एक दिन का। तो अगर ये मेरा वीडियो यहाँ पे एंड होता है, आपको वाकई इस वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है या आपको ये टेम्पलेट चाहिए कि टेम्पलेट में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिन कीजिए और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो मैं आपको ये टेम्पलेट शेयर करता हूँ जिससे आप अपने हिसाब से अपना जो बजट है वो प्लान कर सकते हैं। या फिर आपको किसी फिल्म का टेम्पलेट चाहिए तो भी आप मुझे पिन कीजिए, मैं आपको शेयर करूँगा। या फिर आपको एक डिटेल्ड जो होता है कितने दिन का होता है, या एक डिटेल्ड में आपको जानना है कि ब्रेकडाउन कैसे निकालते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि मुझे एक डिटेल्ड फॉर्मेट में जानना है कि एक फ़िल्म की बजटिंग कैसे होती है, तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
वीडियो। अगर आपको और भी कुछ अदर वीडियोस जानने हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पाठशाला। थैंक यू।